जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज पे। आज की क्लास में आप सभी का पुनः स्वागत है। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार को पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार जो है ना, इसको हम लोग खिचड़ी बना दिए हैं। 3-4 क्लास हुआ है, आज लास्ट क्लास होगा और आज इसको हम लोग खत्म कर देंगे। आज इसको पका ही देना है, पका करके खा जाना है। ठीक, 3-4 क्लास हुआ है। क्या हंस क्यों रहे हैं? 4 क्लास हुआ है, आज खत्म कर देंगे, थोड़ा लंबा हो गया है। तो ये मूल अधिकार को चलिए आज की क्लास में जो इसको समाप्त करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक आप बने रहे। और मूल अधिकार को इतना विस्तार से पढ़ाने का मकसद एक ही है कि मूल अधिकार जो है सारे व्यक्ति को मिला है। कम से कम आप अपने अधिकार को तो समझिए कि हाँ, ये चीज हमें मूल अधिकार मिला है और इस चीज का जो है उल्लंघन नहीं हो सकता है, इस चीज से हमें वंचित नहीं किया जा सकता है। इसलिए एक एक अनुच्छेद को बता रहे हैं विस्तार से। चलिए आज की क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरा पुनः आप लोगों से विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप लोग YouTube चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु जीएस स्टडीज, इसको आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ये जो है मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। हम लोग अनुच्छेद 22 तक पढ़ लिए थे, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 23 और 24। और 23 और 24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है कौन? अनुच्छेद 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 में है बलात्श्रम, दास प्रथा, बलात्श्रम, ये सब पर रोक लगाना, मानव की खरीद बिक्री पर रोक लगाना। इसे होता क्या था पहले कि दास प्रथा चलता था, दास प्रथा, दासी प्रथा, जो किसी के अंतर्गत रह करके उसकी गुलामी करता था या गुलामी करती थी, उसी को दास प्रथा या दासी प्रथा कहा गया। उसके बाद मानव की खरीद बिक्री विशेष तौर पर लड़कियों का खरीद बिक्री होता था, महिलाओं का खरीद बिक्री होता था देह व्यापार कराने के लिए। तो ये सब चीज को रोक लगाने के लिए जो है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत, इसको मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 में शामिल किया गया कि ये सब चीज को जो है खत्म किया जाए। और बलात्श्रम मतलब जबरदस्ती किसी से आप बेगारी नहीं करवा सकते हैं। पहले और अभी भी समाज में इस चीज को देखते ही होंगे कि कोई ज्यादा पैसा वाले आदमी होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो किसी गरीब आदमी से मजदूरी करवा लेते हैं और मजदूरी करा करके उसको पैसा नहीं देते हैं। तो ये सब जो है गलत चीज है, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और इसी चीज को जो है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो 23 को याद रखेंगे, इसमें बलात्श्रम की बात कही गई है, दास प्रथा की बात कही गई है, मानव की खरीद बिक्री पे जो है रोक लगाया गया। उसके बाद अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 ये जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कारखाना में या किसी भी उद्योग धंधे में आप नहीं लगा सकते हैं। मतलब अनुच्छेद 24 इस बात की ओर भी संकेत करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा मुहैया सरकार करवाएगी। मतलब है ना, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना है मतलब, और उसकी शिक्षा का व्यवस्था मुफ्त तरीके से, मुफ्त तौर पे सरकार करवाएगी। तो अनुच्छेद 23 और 24 यही दोनों शोषण के विरुद्ध जो ये अधिकार मिला है, इस चीज की जानकारी देता है। 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप किसी काम धंधा में नहीं लगवा सकते हैं, किसी कारखाना, उद्योग, फैक्ट्री में उससे आप काम नहीं करवा सकते हैं। तो यही था 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28। आइए एक एक अनुच्छेद के बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे कि अनुच्छेद 25 क्या कहता है। अनुच्छेद 25 में है सभी भारतीय नागरिक या सभी भारत के लोग या सभी भारतवासी किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मतलब सभी भारतीय को धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता है। वही अनुच्छेद 26 की बात करें तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की बात कही गई है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की बात कही गई है। और अगर अनुच्छेद 27 की बात करें तो धर्म के वृद्धि या पोषण में
जो पैसा लगेगा उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाएगा। और 28 की बात करें तो अनुच्छेद 28 सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अब आइए इसको एक एक अनुच्छेद को और विस्तार से समझेंगे। धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, ठीक। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। मतलब भारत में जितने भी लोग हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध, जैन, ये जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता मतलब अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। किसी को भी अपने धर्म को मानने को लेकर के उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर कोई हिंदू है, हिंदू धर्म को मानता है, तो उसको मंदिर जाने से कोई बाध्य नहीं रोक सकता है, कोई नहीं, उस पर रोक टोक नहीं लगाया जा सकता है। कोई इस्लाम धर्म के लोग मानने वाले हैं तो इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों को मस्जिद जाने से रोक टोक नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से अनुच्छेद 19 को हमने पढ़ा था कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है, आपको बिजनेस व्यापार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन एक लिमिट दायरे में व्यापार करने का स्वतंत्रता है। इसका यह मतलब नहीं है कि दारू, चरस, गांजा, अफीम का व्यापार कीजिएगा। बोलने का स्वतंत्रता है, इसका यह मतलब नहीं है कि अपशब्द का प्रयोग करिएगा। ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं जिससे राष्ट्र की एकता, अखंडता प्रभावित हो। तो अनुच्छेद 25 में इस बात की जिक्र किया गया है कि सभी धर्म को मानने वाले व्यक्ति, मतलब सभी व्यक्ति को अपने मन के मुताबिक अपनी इच्छा अनुसार धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में कुछ हद तक उस पर रोक लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे लॉकडाउन लगा, कोरोना का समय आया था तो लोगों को मंदिर जाने पर रोक लगा दिया गया था, मस्जिद जाने पर रोक लगा दिया गया था, मंदिर में एक जगह एकत्रित होने से रोक लगा दिया गया था, एक जगह मस्जिद में एकत्रित होकर नमाज पढ़ने से रोक लगा दिया गया था। क्यों रोक लगा दिया था? क्योंकि उस समय महामारी फैला था और उस महामारी के फैल जाने की वजह से, कोरोना के फैल जाने की वजह से अगर सारे लोग एक जगह पे एकत्रित होते तो फिर ये बीमारी और फैलता, एक लोगों से दूसरे लोगों में प्रसार होता, फैलता और इससे जो है नुकसान होता लोगों को। इसी वजह से जो है कुछ हद तक इस पर रोक लगाया जा सकता है। वैसी परिस्थिति जब आ जाए तो आपको मंदिर जाने, मस्जिद जाने, एक जगह एकत्रित होने से रोक लगाया जा सकता है। आपको धर्म को मानने के लिए रोक नहीं लगाया जाएगा, लेकिन आने जाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, मंदिर जाने के लिए रोक लगाया जाएगा। आप घर पर ही रह करके पूजा पाठ कीजिए, घर पर ही रह करके इबादत कीजिए। तो इस प्रकार की बात अनुच्छेद 25 कहता है, ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहता है। और अनुच्छेद 25 ही ये कहता है कि बौद्ध, जैन और सिख, बौद्ध, जैन और सिख धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो भी हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे बौद्ध धर्म की स्थापना भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया, जैन धर्म की स्थापना भगवान महावीर के द्वारा किया गया। उसके बाद कौन है? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव के द्वारा किया गया। तो गुरु नानक, गौतम बुद्ध और महावीर, ये तीनों जन्म से तो हिंदू ही थे, लेकिन हिंदू धर्म में चली आ रही कुप्रथा या कुछ कुसंगति के कारण इन्होंने अलग अलग अपना पंथ बनाया, अलग एक धर्म की स्थापना की। तो ये तीनों धर्म का जो संबंध है वो हिंदू धर्म से ही रहा है, मतलब हिंदू धर्म के अंतर्गत ही ये सब आते हैं। और धार्मिक स्वतंत्रता में आप सिख को देखते होंगे किरपान। सिख के 10 गुरु हुए, गुरु नानक देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक। और सिखों के जो 10वें गुरु हुए वो सिखों के लिए कच्छा, किरपान, कंघा, करा, ये 5 चीज रखने के लिए अनिवार्य किया था। तो जो कट्टर सिख होते हैं या सिख धर्म के मानने वाले लोग होते हैं वो अपने साथ किरपान रखते हैं। किरपान एक छुरा टाइप का होता है या छोटा तलवार कह सकते हैं, किरपान रखते हैं, ठीक। तो ये किरपान रखने की जो परंपरा या अधिकार सिखों को जो मिला है ये अनुच्छेद 25 के तहत ही मिला है, धार्मिक स्वतंत्रता के तहत ही मिला है। तो ये सब चीज था। उसके बाद अनुच्छेद 25 को तो समझ गए, ठीक। उसके बाद अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। मतलब जो भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, जैसे आप हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, हम सभी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ जैसे कि रामायण का पाठ करवाना है, गीता का पाठ करवाना है, कोई धार्मिक प्रवचन करवाना है। जैसे साधु संत, बाबा लोग, हिंदू धर्म के बाबा लोग जो होते हैं, साधु संत जो लोग होते हैं, वो धार्मिक प्रवचन करते हैं, सत्संग करते हैं। तो ये सब करने के लिए क्या करना होगा? मैनेजमेंट करना होगा। तो धार्मिक कार्यों के प्रति जो मैनेजमेंट होता है, रामायण का पाठ होता है, गीता का पाठ होता है,
सत्संग होता है, सामूहिक सत्संग होता है, धर्म सभा होता है, और ये सब करने के लिए जो मैनेजमेंट का जो अधिकार है, मैनेजमेंट का जो अधिकार दिया है, वो अधिकार की बात अनुच्छेद 26 में किया गया है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जानकारी अनुच्छेद 26 में मिलता है। वही अनुच्छेद 27 मतलब किसी भी धर्म को पोषण के लिए, किसी भी धर्म को चलाने के लिए जो उसमें राशि मुहैया किया जाएगा, उस राशि के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, कर नहीं लगेगा। जैसे कि हिंदू धर्म में संगठन को चलाने के लिए ट्रस्ट खोला जाता है। ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जाता है किसी भी संगठन को। तो वो ट्रस्ट को चलाने के लिए जो पैसा उसमें मतलब लगेगा, या उस धर्म को पोषण करने के लिए जो राशि खर्च की जाएगी, उसमें जो है किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। ये अनुच्छेद 27 कहता है। अनुच्छेद 28 किसी भी वैसा सरकारी विद्यालय जो सरकार के द्वारा संचालित होता हो, और सरकारी विद्यालयों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 28 कहता है। मतलब अनुच्छेद 28 का संबंध इस बात से है, मतलब सरकार का ये इस ओर भी संकेत करता है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होता है। सरकार के नजर में सभी धर्म के मानने वाले लोग एक समान होते हैं, एक बराबर होते हैं। मतलब सरकार का कोई धर्म ही नहीं होता है। अगर कोई सरकार अगर किसी एक धर्म को सपोर्ट कर रही है और दूसरे धर्म को विरोध कर रही है, तो वो सरकार जो है देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। तो किसी सरकार का कोई विशेष धर्म नहीं होता है, उसके नजर में सभी धर्म एक समान होते हैं। इसी वजह से 28 में ये बात को मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया कि सरकारी विद्यालय में या वैसा संस्थान जो सरकार के द्वारा संचालित होता हो, उसमें जो है धार्मिक भाषा में शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। आप समझ गए 25, 26, 27, 28। लेकिन ट्रस्ट के द्वारा अगर कोई विद्यालय संचालित हो रहा है ट्रस्ट के द्वारा, तो उसमें जो है धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। जैसे एक हिंदू धर्म में ही बहुत बड़ा ट्रस्ट है गायत्री परिवार, और गायत्री परिवार एक ट्रस्ट है, और उस ट्रस्ट के माध्यम से आप हरिद्वार में जाइएगा तो एक विश्वविद्यालय है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, इस तरीका से उसका नाम है। तो उस ट्रस्ट के माध्यम से जो विश्वविद्यालय या स्कूल गायत्री विद्यापीठ करके जो स्कूल चलाया जा रहा है, तो वो स्कूल सरकार के द्वारा संचालित नहीं है, वो स्कूल संगठन के द्वारा संचालित है, मतलब ट्रस्ट के द्वारा संचालित है। तो वैसे स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति के अधिकार की बात अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 करता है। ये दोनों करता है। अब आइए अनुच्छेद 29 और 30 को देखिए। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यक जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यकों के लिए हितों की संरक्षण की बात करता है, हितों की संरक्षण की बात करता है। वही अनुच्छेद 30 की बात करें तो अल्पसंख्यक अपने मनपसंद या अपनी भाषा संस्कृति को बचाए रखने के लिए जो है शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है, शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। ठीक है, शैक्षणिक संस्थान क्या कर सकता है? खोल सकता है। अब आइए अल्पसंख्यक और शैक्षणिक संस्थान, यहां पर दो शब्द की चर्चा हुआ है, और ये जो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार देता है अल्पसंख्यकों को। तो अल्पसंख्यक की बात करें तो संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का चर्चा है, लेकिन अल्पसंख्यक कौन है इसका चर्चा संविधान में नहीं है। तो अल्पसंख्यकों को दो वर्गों में, मतलब दो चीज के आधार पर हम उसको अल्पसंख्यक कह सकते हैं। दो गुण के आधार पर उसको अल्पसंख्यक कह सकते हैं। एक भाषा के आधार पर उसको हम अल्पसंख्यक कह सकते हैं, भाषा के आधार पर कह सकते हैं, और एक धर्म के आधार पर कह सकते हैं। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर उसको अल्पसंख्यक कह सकते हैं। मतलब वैसी धर्म के मानने वाले लोग, वैसा धर्म के मानने वाले लोग जिसकी संख्या क्या है? कम है, जिसकी संख्या कम है वो अल्पसंख्यक है। या वैसी भाषा के बोलने वाले लोग जिसकी संख्या क्या है? कम है, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। जैसे कि भारत की लगभग 80% जनसंख्या हिंदू है, हिंदू, और 20% जो जनसंख्या है उसमें इस्लाम, मुसलमान, जैन, सिख धर्म, पारसी, ईसाई सभी समुदाय के लोग आते हैं।
तो जनसंख्या के आधार पर भी कह सकते हैं कि जिसकी संख्या कम वो अल्पसंख्यक और जिसकी संख्या ज्यादा वो जो है बहुसंख्यक। तो अल्पसंख्यकों के हित की संरक्षण की बात अनुच्छेद 29 करता है। हित मतलब जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को बचा करके रख सकते हैं। ठीक है, और भाषा एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। भाषा के आधार पर कैसे कहेंगे, भाषा अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, बहुत बड़ा मुद्दा होता है। और पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग हुआ था, पाकिस्तान से जब बांग्लादेश टूट करके अलग हुआ तो उसके तो कई एक सारे कारण थे, लेकिन एक भाषा भी महत्वपूर्ण कारण था। भाषा भी महत्वपूर्ण कारण था क्योंकि बांग्लादेश के लोग बंगाली बोलते थे और पाकिस्तान जबरदस्ती उस पर उर्दू थोप रहा था उसके ऊपर, मतलब उर्दू बोलने के लिए जो है उसको प्रताड़ित किया जा रहा था बंगाली समझ करके। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा बांग्लादेश को अलग होने के लिए। तो संविधान में जो भाषा की चर्चा की गई है, तो संविधान में यह कहा गया है कि संविधान की राजभाषा हिंदी होगी। राष्ट्रभाषा की चर्चा नहीं किया गया है, मतलब संविधान सभा के लोग राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी हो, लेकिन दक्षिण भारत के लोगों ने इसका विरोध कर दिया। तो संविधान सभा दूरदर्शी थे, वो समझ गए कि अगर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देंगे तो हो सकता है भाषा के आधार पर बहुत बड़ा आंदोलन हो, विद्रोह हो, और जिसके वजह से देश को और टुकड़ा न होना पड़े। तो राष्ट्रभाषा की बात संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि राजभाषा की बात की गई है। और अनुच्छेद 343 में इस बात का जिक्र है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। राजभाषा का अब क्या मतलब है? तो राजभाषा का मतलब यह है कामकाज की भाषा। कामकाज की भाषा क्या होगी? हिंदी होगी। और सिर्फ हिंदी ही नहीं होगी, बल्कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। हिंदी है, संस्कृत है, बंगाली है, मैथिली है, संथाली है, सिंधी है, उर्दू है, तमिल है, तेलुगु है, उसके बाद मणिपुरी है, कोकनी है, डोगरी है, संथाली है। तो इस तरह से जो 22 भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और संविधान के 343 में इस बात की चर्चा किया गया, अनुच्छेद 343 में, कि भारत की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी, मतलब कामकाज की भाषा। राजभाषा की बात करें तो कामकाज की भाषा। तो मान करके चलिए संस्कृत संविधान की 8वीं अनुसूची में संस्कृत को शामिल किया गया है। ठीक, और संस्कृत भाषा हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में बोला जाता है और संस्कृत भाषा के बोलने वाले लोगों की संख्या कम है। तो संस्कृत भाषा के बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, तो वो अपनी भाषा को बचा करके रख सकते हैं, वो अपनी संस्कृति को बचा करके रख सकते हैं और उनके ऊपर कोई दूसरा भाषा जबरदस्ती थोपा नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर संस्कृत भाषा के बोलने वाले लोगों की संख्या कम है तो वो हो गए अल्पसंख्यक। और जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं अपनी भाषा और संस्कृति को बचा करके रख सकते हैं। उनकी हितों की संरक्षण की बात कौन करता है? तो अनुच्छेद 29 करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी शिक्षा और संस्कृति को बचाने के लिए अपना शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। अपने हितों के संरक्षण के लिए अपना शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं और इसकी इजाजत अनुच्छेद 30 देता है। जैसे मदरसा ये क्या है? मदरसा मुसलमान के द्वारा खोला जाता है, इस्लाम धर्म के द्वारा संचालित किया जाता है। उसके बाद संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया। इसको भी जो है अल्पसंख्यक समुदाय के वर्ग के लोगों के लिए, मतलब संस्कृत भाषा के बोलने वाले लोगों की संख्या कम होती है, वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, भाषा को बचाने के लिए अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उस शिक्षण संस्थान में अपना शासन प्रशासन वो चला सकते हैं। और इसमें जो है कुछ राशि सरकार भी जो है मुहैया करवाती है, अनुदान देती है। सरकार भी क्या करती है? मदरसा में अनुदान देती है, या जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं अगर वो अपना शैक्षणिक संस्थान खोलते हैं तो उसको अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो ये अनुच्छेद 29 और 30 था, इसको आप ध्यान में रखेंगे कि 29 अल्पसंख्यक के संरक्षण की बात करता है, तो अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपना शिक्षण संस्थान खोलने की अनुमति देता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 31 को देखिए। अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति अर्जन करने का अधिकार। संविधान में संपत्ति अर्जन करने का अधिकार था
और इसको जो है अब निरस्त कर दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। और निरस्त करके संविधान के अनुच्छेद 300 के क में शामिल कर दिया गया है। और ये जो है अब कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार। हुआ क्या कि संपत्ति अर्जन करने का अधिकार अनुच्छेद 31 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। जब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोग के पास भूमि नहीं था, जमीन नहीं था, भूमिहीन हुआ करते थे। तो सरकार जमींदारों से जमीन वापस लेना चालू किया, सरकार जमींदारों से जमीन लेना चालू किया। तो संपत्ति का अधिकार, जमीन का अधिकार, ये तो मूल अधिकार में था। तो सारे जमींदार पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जमींदार अपना जमीन देना नहीं चाहते थे। तो सुप्रीम कोर्ट के बीच और संसद के बीच तकरार हुआ। सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच क्या हुआ? तकरार हुआ। सुप्रीम कोर्ट चाहती थी ये तो मौलिक अधिकार है, जमींदारों से जमीन वापस नहीं लेना चाहिए, ये इसके मूल अधिकार में आता है। और संसद जो है, मतलब सरकार जमीन वापस ले रही थी ताकि भूमिहीनों को जमीन दिया जाए। आप गांव में देखते होंगे, गांव में कोई व्यक्ति के पास या अधिकतर व्यक्ति के पास घर होगा तो सरकारी जमीन कुछ ना कुछ जरूर होगा, चाहे 10 दूर हो, 5 दूर हो, सरकारी जमीन कुछ ना कुछ जरूर होगा उसके पास, क्योंकि भूमिहीन थे, उनके पास जमीन नहीं था। तो जब भूमि छीनना चालू कर दी सरकार जमींदारों से और सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच तकरार हुआ, उसके बाद 44वां संविधान संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन किया गया। और 44वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। 44वां संविधान संशोधन कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। 76 में हुआ था 42वां, ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा किया गया। मोरारजी देसाई के सरकार के द्वारा किया गया। और 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटा करके उसको अनुच्छेद 300 के क में शामिल कर दिया गया। और वर्तमान में संपत्ति अर्जन करने का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। ये बात को आप समझ गए होंगे। और ये अनुच्छेद 31 में था, इसको निरस्त कर दिया गया। अब अनुच्छेद 32 को समझिए। अनुच्छेद 32 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय कहा जाता है। मानकर चलिए आपको इतना मौलिक अधिकार मिल गया, इतना मूल अधिकार मिल गया, आपको बोलने का अधिकार मिल गया, आपको संघ बनाने का अधिकार मिल गया, आपको बिजनेस व्यापार करने का अधिकार मिल गया, आपको अस्पृश्यता के अंत के तहत अधिकार मिल गया, आपके साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा, लोक नियोजन में अवसर की समता मिलेगी, सबको अधिकार मिल गया। और वो अधिकार जमीनी स्तर पर लागू है ही नहीं, आपको वो अधिकार मिल ही नहीं रहा है जमीनी स्तर पर। देखिए, कानून बनाना और उस कानून को लागू करवाना, दोनों में बहुत अंतर है। बिहार में शराबबंदी हुआ, शराबबंदी के तहत कानून तो ला दिया गया, कानून बना दिए गए, लेकिन क्या शराबबंदी जमीनी स्तर पर लागू है? कोई लागू नहीं है। शराब तो होम डिलीवरी होता है, फोन कीजिएगा आपके घर तक शराब पहुंचा दिया जाएगा। नीतीश कुमार शराबबंदी करके जो है ना, अब गलती किया कि सही किया वो तो उसकी सरकार जाने, लेकिन एक चीज जरूर किया है शराबबंदी करके कि जितना जो पुलिस प्रशासन था और प्रशासनिक विभाग से जुड़े हुए लोग थे, सब पुलिस सिपाही दरोगा को करोड़पति बना दिया नीतीश कुमार, एकदम धनवान बना दिया। और जहां पर शराब बिकता है, आपको क्या लगता है बिना पुलिस के मिलीभगत से बिकता है? वो थाना बेचवाती है शराब, पुलिस को मैनेज करके लोग शराब का धंधा करते हैं। तो शराबबंदी करने के मतलब शराब को बंद कराने के लिए नियम तो लागू हुआ, कानून तो बन गया, लेकिन उसको जमीनी स्तर पर लागू करवाने में सरकार विफल रही, क्योंकि उसके अधिकारी ही भ्रष्टाचारी निकले। सब अधिकारी सब जो है, सब पुलिस प्रशासन थाना मैनेज होकर के चल रहा है और गर्दा शराब का धंधा चल रहा है। बताइए, ये सब जो बिहार में चल रहा है। तो शराबबंदी के तहत कुछ हुआ चाहे न हुआ, सिपाही पुलिस दरोगा ये सब जो है मालामाल तो जरूर हो गया है। तो कोई भी नियम कानून बना और उसको जमीनी स्तर पर वो लागू हो पाया कि नहीं, ये अनुच्छेद 32 करवाता है, उसको अनुच्छेद 32 लागू करवाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पूछा गया, आपके नजर में संविधान की कौन सा अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, हमारे लिए अनुच्छेद 32 जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर
अगर उसका पूरा शरीर है और अगर आत्मा ही न रहे तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। इतना अधिकार मिल गया, इतना कानून बना दिया गया कि व्यक्ति को ये अधिकार मिलेगा और व्यक्ति को अधिकार मिला ही नहीं, तो फिर उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। तो अनुच्छेद 32 को संविधान का उपचार कहा गया। ठीक है, संविधान का उपचार कहा गया। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा गया, संविधान का हृदय कहा गया। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को ही बोला जाता है और संविधान का हृदय भी अनुच्छेद 32 को बोला जाता है। अगर आपका तबीयत खराब होगा तो आप उपचार करवाने जाएंगे कि बिना उपचार के दवाई खा लेंगे? तो उपचार करवाने जाएंगे तब ना दवाई खाएंगे। आप जाएंगे डॉक्टर के यहाँ दिखाने, उसके बाद डॉक्टर आपका चेक करेगा, आपका इलाज करेगा, तब जाकर के आप दवाई खाइएगा तो स्वस्थ होइएगा। ठीक वही उसी प्रकार अनुच्छेद 32, अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, अगर आपको मौलिक अधिकार से वंचित किया जाता है, तो आप अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं उपचार करवाने के लिए। मतलब अपने मूल अधिकार के उपचार करवाने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अगर न्यायाधीश को लगता है कि सही में आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके मूल अधिकार का हनन किया गया है, तो न्यायाधीश आपके मूल अधिकार को लागू करवाने का काम करेगा। यही तो है संवैधानिक उपचार, और क्या है? आपके मूल अधिकार की रक्षा करना, आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है उसको लागू करवाना, यही संवैधानिक उपचार है, और तो कुछ है नहीं। तो ये काम करती है न्यायालय। अब 226 और 32 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए 5 प्रकार के रीट जारी करता है। 5 प्रकार के रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट भी रीट जारी करता है, हाई कोर्ट भी रीट जारी करता है, लेकिन दोनों में कुछ बेसिस सा अंतर होता है। सुप्रीम कोर्ट भारत में एक है और सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई न्यायालय है भी नहीं, और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वमान्य होता है। तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय जो रीट जारी करती है वो समस्त भारतवासियों के लिए रीट जारी करती है। वही हाई कोर्ट जो रीट जारी करती है वो अपने राज्यों के लिए रीट जारी करती है। मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं, 28-29 राज्य हैं, वो सभी राज्य में एक एक हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है। तो उच्च न्यायालय जो रीट जारी करती है वो अपने राज्य की सीमा भर में रीट जारी करती है, और वहीं सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करती है वो पूरे देश के लोगों के लिए जो है रीट जारी करती है। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा अंतर है। आइए इससे आगे देखते हैं। और 5 प्रकार की जो रीट जारी करती है, एक हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद दूसरा रीट है आपका परम आदेश। दूसरा क्या है? परम आदेश। उसके बाद तीसरे रीट की बात करें तो अधिकार परीक्षा कैसे लिखाएगा भाई? ऐसे अधिकार परीक्षा। ठीक, अधिकार परीक्षा। चौथे रीट की बात करें तो प्रतिषेध, और 5वें रीट की बात करें तो उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, परमादेश यानी कि मैंडमस। तो ये सब जो 5 प्रकार की जो रीट जारी करता है ये सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। और इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर उपस्थित करवाना, उपस्थित कराना। उसके बाद परम आदेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं कि अधिकार परीक्षा। अगर अधिकार परीक्षा की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। वहीं प्रतिषेध की बात करें तो इसका मतलब होता है रोकना, और उत्प्रेषण का मतलब होता है, प्रतिषेध का मतलब हो गया रोकना, और उत्प्रेषण का मतलब हो गया प्रमाणित करना। क्या हो गया? प्रमाणित करना। अब आइए पांचों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट जो 5 प्रकार की रीट जारी करता है, पहला रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब किसी भी व्यक्ति को
अगर गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया किसी भी व्यक्ति को, तो सुप्रीम कोर्ट ये मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के जरिए ये आदेश देता है गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को कि आप उस व्यक्ति को सशरीर मतलब सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। अगर कोर्ट को लगेगा, न्यायालय को लगेगा कि अगर ये व्यक्ति दोषी है तो उसको सजा मिलेगा, निर्दोष है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। और बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा अनुच्छेद 21 और 22, अनुच्छेद 21 और 22, अनुच्छेद 21 और 22 की रक्षा होती है। एक अनुच्छेद 21 और 22, अनुच्छेद 21 में कौन सा मौलिक अधिकार है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आप अपना जीवन यापन स्वतंत्रता पूर्वक कर रहे थे, आपने कोई गलती नहीं किया और आपको पुलिस ने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया, आपकी गिरफ्तारी हो गई। और जो आप प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता पूर्वक तो जीवन जीने का अधिकार सबको है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 21 कहता है। और आपकी गिरफ्तारी हो गई, आप भले ही गलती किया हो अथवा न किया हो, आपकी गिरफ्तारी हो गई, तो आपको न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत आपको न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाएगा। अगर न्यायालय को लगेगा कि आपने गलती किया है, आप दोषी हैं, तो आपको सजा मिलेगा। अगर न्यायालय को लगेगा कि आप निर्दोष है तो आपको फिर से जो है जीवन जीने का अधिकार दे दिया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 22 की बात करें तो गिरफ्तारी के विरुद्ध में संरक्षण अनुच्छेद 22 ही देता है। अनुच्छेद 22 कहता है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। उसके बाद वो व्यक्ति मन मुताबिक वकील रख सकता है और वो व्यक्ति खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। तो अनुच्छेद 21 और 22 की रक्षा, यानी कि अनुच्छेद 21 और 22 के मौलिक अधिकारों की रक्षा बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत होती है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत न्यायालय उस अधिकारी को आदेश देता है कि आपने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसे न्यायालय में क्या करे? सशरीर प्रस्तुत करें। उसके बाद परम आदेश। परम आदेश मतलब, परम आदेश का मतलब होता है आदेश देते हैं। मतलब जो सरकारी अधिकारी है, जैसे कि आपका नौकरी होगा, शिक्षक बनिएगा, मास्टर बनिएगा, दरोगा बनिएगा, सिपाही बनिएगा, उसके बाद बिहार सचिवालय के तहत अधिकारी बनिएगा। तो जो भी अधिकारी होता है या कोई भी सरकारी कर्मचारी होता है, अगर वो अपना निर्वहन, अपने कर्तव्य का निर्वहन का पालन नहीं कर रहा है, आप जानते होंगे अधिकतर जो सरकारी कर्मचारी होता है ना, काम चोर होता है, काम चोर होता है, टाइम पास करता है कि नहीं? आप जाइए सरकारी कार्यालय में जाकर के देखिए, तब आपको पता चलेगा। आप भूल से अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स अगर खो गया है, मैट्रिक या इंटर का, अगर आप निकलवाने जाइए बोर्ड ऑफिस, तब आपको पता चलेगा कि ये जो कर्मचारियों का जो ये समूह है, मतलब किस तरीका से जो है मतलब अन्याय कर रहा है, समझिए। तो मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। वो बोलेगा उसके पास जाने के लिए, वो बोलेगा उसके पास जाने के लिए, वो बोलेगा उसके पास जाने के लिए। तो जो भी सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य का निर्वहन का पालन नहीं कर रहा है, इसके तहत न्यायालय क्या करता है? आदेश देता है कि हम आदेश देते हैं कि तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन का पालन करो। उसके बाद अधिकार परीक्षा, मतलब किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा रीट के तहत ये पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से इस कार्य को अंजाम दिया, इस घटना को अंजाम दिया। मतलब आप जिस पोस्ट पे हैं या जिस सेवा के लिए आप बहाल हुए हैं, आपको अपने अधिकार में रहकर ही काम करना है, आपको अपने अधिकार में रहकर ही काम करना है। जैसे कि मेरा काम है पढ़ाना, तो हम अपने अधिकार में ही रह करके पढ़ाएंगे कि चल जाएंगे जहां दारू बिक रहा है वहां पर जाकर के हम छापामारी कर देंगे? नहीं, दारू जो बेच रहा है वहां पर छापामारी करने का काम पुलिस का है, ठीक है। अगर पुलिस वहां पर पकड़ी है तब पुलिस थोड़ी ही जज का काम करेगा। पुलिस को पकड़ करके जो है न्यायालय में जाकर के जो उसको प्रस्तुत करेगा, उसको सजा देने का काम जज का है। तो इसके तहत जो है किस अधिकार, यानी कि अधिकार परीक्षा के तहत न्यायालय ये बात पूछती है कि आपने इस घटना को अंजाम दिया किस अधिकार के तहत दिया। मतलब सभी व्यक्ति को जो है, सभी कर्मचारी को या सभी अधिकारी को या जितने भी सरकारी आदमी है उसको जो है अपने अधिकार में रह करके जो है अपना काम करना है। अधिकार मतलब अपने कार्य क्षेत्र से बाहर नहीं जाना है, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद प्रतिषेध और उत्प्रेषण, प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये जो है दो, ये न्यायालय मतलब न्यायिक रीट है, न्यायिक रीट है। मतलब ये न्यायालय से संबंधित रीट है, न्यायालय से संबंधित रीट है। मतलब प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब यह हुआ रोकना। मतलब उच्च न्यायालय जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय को रोकने, मतलब उसको
अधिकार है कि अपने अधीनस्थ न्यायालय को रोकने का अधिकार दे सकती है। मतलब आपके कार्य क्षेत्र में आपके अधिकार से ये काम बाहर का है, आपके अंदर का ये काम नहीं है, तो इस पे आप रोक लगाइए। इसको जो है आपको क्या करना है, रोक लगाना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे के ऊपर जो है आदेश देकर के रोक लगा सकता है। हाई कोर्ट जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय जो जिला न्यायालय होते हैं उसके ऊपर जो है रोक लगा सकता है कि ये काम आपके कार्य क्षेत्र का बाहर का है, इसको जो है इस पे आपको क्या करना है, रोक लगाना है। मतलब इस पे आपको कोई फैसला नहीं देना है, कोई सजा नहीं सुनाना है। उसके बाद एक होता है प्रमाणित करना, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण मतलब काम को आगे बढ़ाना। उत्प्रेषण का मतलब होता है कार्य को आगे बढ़ाना। मतलब वैसा काम जो आपके न्यायालय में लंबित है उस काम को क्या करिए, ऊपर बढ़ाइए, ऊपर बढ़ाइए। तो ये 5 प्रकार का रिट था, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार के रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और हाई कोर्ट भी जारी करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार से संबंधित सिर्फ ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है और हाई कोर्ट ये 5 प्रकार की रिट जारी तो करता ही करता है। और अगर आपको कोई और अधिकार की अवहेलना हुई है, अगर आपके कोई और अधिकार का हनन हुआ है, तो उससे संबंधित रिट भी जारी कौन करता है, हाई कोर्ट जारी करता है, हाई कोर्ट जारी करता है। तो ये 5 प्रकार के रिट था जिसको हमने आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। आप समझ ही गए होंगे, ठीक। देखिए संविधान में तो बहुत सारा बात लिखा हुआ है, संविधान में बहुत सारा बात लिखा हुआ है, बहुत सारे बातों पर जिक्र किया गया है कि व्यक्ति को ये अधिकार मिला है, अधिकारियों को ये मतलब अपने दायरे में रह करके काम करना है, अपने कर्तव्य का निर्वहन का पालन करना है, लोगों को किसी को मतलब किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय दिलवाना है। संविधान में कितना सुंदर सुंदर बात लिखा हुआ है। लेकिन जमीनी स्तर पर क्या ये सब बात लागू होता है, ये सोचने वाला बात है कि हम आजाद भारत में रह रहे हैं, संवैधानिक देश में रह रहे हैं, जिस देश की शासन प्रशासन की व्यवस्था संविधान के द्वारा संचालित होती है। और जमीनी स्तर पर जब आप देखिएगा तो क्या ये नियम व्यवस्था जितना जो संविधान में बात लिखा गया है जमीनी स्तर पर लागू है, कुछ हद तक लागू है, कुछ हद तक लागू नहीं। जो व्यक्ति अधिकारी बनता है, जो व्यक्ति अधिकारी बनता है वो तो संविधान पढ़ करके ही गया है। ये सब अनुच्छेद पढ़ा होगा ना भाई, संविधान पढ़ करके ही ना गया होगा। वो जो परीक्षा पास किया होगा, कंपटीशन का एग्जाम दिया होगा, तो जरूर ये सब बात को पढ़ा होगा, ये सब का तैयारी किया होगा। तो यही व्यक्ति जब संविधान का पाठ पढ़ करके जब अधिकारी बनता है तो वहां पर जाते ही अपने संवैधानिक कर्तव्यों को भूल जाता है और संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है और भ्रष्टाचार करना चालू कर देता है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार कौन करता है? क्या जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको संविधान की जानकारी नहीं है? उसको भी संविधान की जानकारी है। जो दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है वो संविधान का पाठ पढ़ करके नहीं गया, वो भी तो संविधान का पाठ पढ़ करके ही गया है। तो आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तो संविधान में कहने के लिए बहुत कुछ है। जब संविधान को आप पढ़ेंगे तो आपका कलेजा चौड़ा हो जाएगा, गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि वाह, हम एक संवैधानिक देश भारत में रह रहे हैं, हमारे देश में ऐसे ऐसी शासन व्यवस्था है, शासन प्रशासन चलाने की व्यवस्था ऐसी है, किसी भी व्यक्ति के साथ शोषण नहीं किया जाएगा। लेकिन वही अधिकारी जब अपने अधिकारी की कुर्सी पर बैठता है तो वह इस पाठ को भूल जाता है, अपने संवैधानिक कर्तव्य के निर्वहन को पालन करना भूल जाता है और लोगों के ऊपर धौंस दिखाना चालू कर देता है, लोगों के साथ शोषण करना चालू कर देता है। अनुच्छेद 22 में इतना अच्छा बात लिखा हुआ है कि गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो आप गिरफ्तारी का कारण जान सकते हैं, गिरफ्तारी का कारण आप जान सकते हैं। तो गिरफ्तारी का कारण जैसे ही मान के चलिए अब ठीक है, बहुत बड़ा घटना को अंजाम दी है तब तो गिरफ्तारी का कारण नहीं जान सकते। मान के चलिए अब 2-4-5 को मर्डर कैले हैं, हत्या कैले हैं, तो आपको थोड़ी पुलिस बताएगा कि गिरफ्तारी का कारण। लेकिन आप तो अगर छोटा मोटा घटना को अंजाम, थोड़ी मतलब गांव समाज में क्या होता है कि छोटा मोटा मामला भी, झगड़ा लड़ाई छोटा मोटा हो जाता है तो उसमें नाजायज लोगों को भी नाम फंसा दिया जाता है जिस घटना में आप शामिल थे ही नहीं, और उसमें भी जो है आप दुश्मनी के वजह से, वैर के वजह से आपका नाम दे दिया केस में। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने आई और पुलिस पैसा खैले है, पुलिस पैसा से मैनेज है, और आप पूछिएगा कि हमको किस अथी के तहत गिरफ्तार करें, गिरफ्तारी का कारण जानने का प्रयास करिएगा, पुलिस ऐसा बात आपको बोलेगा, ऐसा कह करके आपको अपमानित करेगा, धौंस दिखाने का कोशिश करेगा। तो संविधान में तो वो सब बात है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो है बहुत कम ही देखने को मिलता है। लेकिन खैर, जो लोग इस चीज का हनन करते हैं वो भी तो संविधान पढ़ करके ही गए हैं। देखिए कब तक ये सब देश में चलता है।
ठीक है, अनुच्छेद 31, 32 पढ़ा दिए। अनुच्छेद 33, 34 और 35 ये दोनों में बहुत बात है नहीं। अनुच्छेद 33 ये कहता है कि वैसा व्यक्ति जो सेना में काम कर रहा हो या खुफिया विभाग में काम कर रहा हो या सेना के उच्च बड़े अधिकारी के पद पे हो, तो वैसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार पे रोक लगाया जा सकता है। वैसी व्यक्ति को ससहमति से मौलिक अधिकार पर जो है रोक लगाया जाता है। जो सेना में है, खुफिया में है, जो सेना के बड़े पोस्ट पर है, जिसके पास देश से संबंधित कोई गुप्त जानकारी रहती है, तो उसको जो है मौलिक अधिकार पे जो है रोक लगाया जाता है अनुच्छेद 33 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 34 में यह कहता है कि अनुच्छेद 34 मतलब जहां पर मार्शल लॉ लागू हो, मतलब जहां पर सेना का नियम कानून लागू हो, मार्शल लॉ लागू हो, वहां पर जो है आपके मौलिक अधिकार को प्रतिबंध किया जा सकता है और किया ही जाता है। जहां पर मार्शल लॉ लागू हो वहां पर आपके मौलिक अधिकार को प्रतिबंध किया जाएगा, यह अनुच्छेद 34 में है। और वही अनुच्छेद 35 इस बात की जिक्र करता है कि मौलिक अधिकार को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए संसद प्रयास कर सकती है। मतलब मौलिक अधिकार को अगर और अधिक प्रभावशाली बनाना है तो संसद प्रभावशाली बना सकती है। इसकी जानकारी हमें अनुच्छेद 35 में है। इस तरीका से 12 से लेकर के 35 तक आपका मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद खत्म हुआ और आज आपका क्लास मौलिक अधिकार भी खत्म हुआ। अच्छा ये बताइए, जो 5 प्रकार का रीट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट रीट जारी किया परम आदेश। हम आदेश देते हैं कि मतलब सारे सरकारी कर्मचारियों को आदेश दिया गया कि आप अपने कर्तव्य के निर्वहन का पालन कीजिए। आप जिस काम के लिए अपने पद पे बहाल हुए हैं उस काम को ईमानदारी पूर्वक कीजिए। अगर इस चीज को देखना है से काम ईमानदारी से होता है कि बेईमानी से होता है, तो आप ब्लॉक में जाकर के देखिए, ब्लॉक स्तर पर जाइए जातीय आवासीय बनवाने के लिए, वहां पर देखिए। अगर आप 100 रुपया दिए तो 1 दिन में आपका जातीय आवासीय बन जाएगा। 1 दिन में कहती 1 घंटा में वो चढ़ा देगा सिस्टम पर। 100 रुपया नहीं दिए तो कार्य दिवस 20 दिन, कार्य दिवस 15 दिन आप लटकल रहिए। मतलब 100 रुपया में वो ताकत है जो कार्य दिवस जो 20 दिन लिखा हुआ रहता है, 20 दिन में आपका जातीय आवासीय 21 दिन में बनेगा, वो 1 घंटा में बन जाता है। तो वहां पर देख सकते हैं। आप थाना पर जाकर के देखिए, थाना पर बिना 1-2 हजार रुपया ले ले तो पुलिस FIR करवे नहीं करता है। ये समाज की सच्चाई, ये पुलिस प्रशासन की सच्चाई। हाँ, सब खराब नहीं है, सब खराब नहीं है, और ब्लॉक में भी सब खराब नहीं है। ब्लॉक में अगर आप डायरेक्ट CO से जाकर के मिलते हैं या वहाँ का जो सर्किल ऑफिसर होता है उससे जाकर के मिलते हैं, अगर आप कहते हैं कि सर हमें ये चीज की अप्लाई करना है, हमें थोड़ा इमरजेंसी में जरूरी है, हम छात्र हैं, तैयारी करने वाले हैं, तो कोई कोई वैसा होता है, क्योंकि सब तो छात्र से ही वहां तक गया है, छात्र लाइफ से, स्टूडेंट लाइफ से ही ना वो चीज बना है, तो वो आपके दुख दर्द को समझेगा तो वो कर देगा। लेकिन अधिकतर केस में क्या होता है, भ्रष्टाचार होता है। अधिकतर केसेस में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। सब पुलिस वाले बेईमान नहीं है, कुछ ईमानदार भी है, तब तो ये शासन प्रशासन चल रहा है, तब तो शासन प्रशासन की व्यवस्था टिकी हुई है। नहीं तो सब भ्रष्टे हो जाता तब तो फिर देश की स्थिति एकदम लुटेरा की जैसा हो जाता। लेकिन कुछ हद तक तो है ही। किसी सरकारी ऑफिस में जाइए, सरकारी कार्यालय में जाइए, वहां पर देखिए अधिकारियों की लापरवाही, कैसे जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन का पालन नहीं करते हैं। तो ये सब चीज जो है सब संविधान के पढ़ने वाले ही लोग हैं, सब संविधान को पढ़ करके ही गए हैं, लेकिन जैसे ही उस कुर्सी पे बैठते हैं अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं और लोगों का शोषण करना चालू कर दे। अगर आप किसी काम से अगर आप सरकारी कर्मचारी के पास गए हैं या सरकारी ऑफिस में गए हैं, अगर आपका काम वहां पे नहीं होता है या अगर आपका सुनवाई नहीं होता है, तो वो भी एक प्रकार से आपका शोषण है, मानसिक शोषण है। आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कैसे मेरा काम होगा, और जबकि काम करने का अधिकार उसी को है। और जब वो आपका सम्मान नहीं करेगा, आपको काम नहीं करेगा, जिस काम से आप गए हो, अगर वो आपका काम नहीं होगा, तो वो भी एक प्रकार का शोषण ही है, वो भी एक मानसिक शोषण है। तो ये सब बात था दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप ये अपना मौलिक अधिकार को समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। आज जो है आपका मौलिक अधिकार खत्म हुआ 12 से 35, आगे अगले क्लास में हम लोग 36 से 51 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसको पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं मेरा क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे मेरा क्लास तो आपका अपना यूट्यूब चैनल उन्नयन ज्ञान बिंदु GS स्टडीज, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, इसी जोश जुनून के साथ पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।